देश का भविष्य होते हैं युवा, और युवा अपनी आजीविका के लिए जब मेहनत करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और जब वे परीक्षाएं भेंट चढ़ जाती हैं भ्रष्टाचार के, तो आखिर वो युवा मन भी हतोत्साहित होने लगता है। जो सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, जो सरकार युवाओं को उनका आगे का जीवन, उसकी दिशा तय करने का काम करती है, वही सरकार यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलीभगत के आरोप झेल रही हो तो सोचिए क्या स्थिति बनती है। विचार कीजिए उन युवा मनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने कई वर्षों की साधना करके, कठोर मेहनत करके रीट का एग्ज़ाम दिया था, और उसके बाद जिस प्रकार से बातें सामने आई, करोड़ों रुपए में पेपर लीक होने की, पेपर बिकने की, तो उन युवा मनों की क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रीट का पेपर जिस प्रकार से लीक हुआ और उसको लेकर जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। चंद नाम सबके सामने हैं, लेकिन वास्तव में इस षड्यंत्र के सूत्रधार कौन हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया है? आप लोगों को जानकारी होगी कि 26 सितंबर 2021 को रीट की परीक्षा लगी। लगभग 26 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। लगभग 30,000 के आसपास पोस्ट थी। 30,000 के आसपास पोस्ट और 25 लाख से अधिक प्रतिभागी कितने समय से जुटे हुए थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से मीडिया में ये सारा विषय छाया हुआ है, हम सब देख सकते हैं सरकार के मंत्री क्या बयान देते हैं, मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं, विपक्षी दल उनका क्या रवैया है, लेकिन आखिर इस सब के पीछे है कौन? कुछ नाम आपने हो सकता है सुने होंगे। नाम की यदि बात करें तो एक नाम आता है रामकृपाल मीणा, एक नाम आता है प्रदीप पाराशर, और एक नाम आता है प्रोफेसर डीपी जारोली। ये जो तीन नाम हैं, इन तीनों नामों के इर्द गिर्द बहुत सारा ये सारा विषय है वो जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो तीन नाम हैं, प्रोफेसर डीपी जारोली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन्हें हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। लेकिन इनके अलावा जो दो नाम और मैं आपके समक्ष ले रहा हूं, प्रदीप पाराशर जयपुर के कोऑर्डिनेटर बताए जाते हैं, और दूसरा नाम जो है वो नाम है रामकृपाल मीणा। ये रामकृपाल मीणा कौन है? आखिर इनका इससे क्या कनेक्शन है? क्या ये किसी सरकारी पद पर हैं? क्या प्रदीप पाराशर किसी सरकारी पद पर हैं? आखिर जिलों में कोऑर्डिनेटर किसने तय किए, किस आधार पर तय किए, क्या उनके मानक थे? इन सब बातों पर यदि आप ध्यान देंगे और जिस प्रकार से बयानबाजी इस सारे मामले में हो रही है उसकी तरफ यदि ध्यान देंगे तो समझ में आता है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ समय पहले आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक शिक्षा संकुल से हुआ है। बाद में एसओजी की जो जांच होती है उसमें ये बात स्पष्ट भी हो जाती है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दावा करते हैं कि ये जो सारा प्रकरण हुआ है रीट का, 1 करोड़ से अधिक राशि, लगभग 1.25 करोड़ रुपए में ये जो पेपर बेचा गया है, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था। परीक्षा के काफ़ी पहले यह षड्यंत्र रचा गया। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी जारोली, जयपुर के रीट के जो कोऑर्डिनेटर थे प्रदीप पाराशर, इन पर उन्होंने मिलीभगत के आरोप लगाए। साथ ही ये भी बात कही जा रही है कि जब 32 जिलों में
राजस्थान के 32 जिलों में रीट परीक्षा के लिए कोऑर्डिनेटर एडीएम को बनाया गया, सभी सरकारी लोग थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जयपुर जैसी जगह पर आपको किसी निजी व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर बनाना पड़ रहा है? ये जो तथ्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब 32 जिलों में एडीएम कोऑर्डिनेटर होते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोई सरकारी व्यक्ति, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं हो सकता? आखिर प्रदीप पाराशर के साथ में किन किन लोगों का कनेक्शन है? ये जो भ्रष्टाचार की मलाई है, ये किन किन लोगों में बट रही है? 1.25 करोड़ रुपए में पेपर बेचा जा रहा है, और केवल वो तो एक बात है, अभी और आगे जिस प्रकार से जांच होगी पता लगेगा कितने करोड़ों का यह खेल हुआ है, उन लाखों युवा सपनों के साथ में किस प्रकार का खिलवाड़ हुआ है। साथ ही बात यह भी आ रही है कि शिक्षा संकुल से जिस प्रकार से पेपर लीक होता है, रामकृपाल मीणा का नाम आता है। रामकृपाल मीणा कौन है? आपको यह भी जानना आवश्यक हो जाता है रामकृपाल मीणा के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि रामकृपाल मीणा एक निजी विद्यालय और महाविद्यालय चलाते हैं, शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, इस नाम से उनके संस्थान बताए जाते हैं। जहाँ तक सुनने में आया है, उनके स्कूल और कॉलेज को अधीनस्थ सेवा बोर्ड और आरपीएससी ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। वहां प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र नहीं हो सकते। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि रामकृपाल मीणा पहले भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कर चुके हैं। बहुत बड़ा तथ्य है, इस वीडियो का सबसे बड़ा तथ्य है। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं, अनेक लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि रामकृपाल मीणा का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, उनके संस्थानों को ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, उन पर आरोप लगे हैं पहले भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने के। ये जानते हुए भी आखिर क्या मजबूरी थी कि प्रदीप पाराशर उनको इस सारे सिस्टम में सेट करते हैं? क्या प्रदीप पाराशर के पास ऊपर से कोई आदेश था? क्या सरकार के किसी मंत्री या किसी अधिकारी के द्वारा ये दबाव बनाया गया था कि रामकृपाल मीणा को इस सारे विषय में कहीं ना कहीं प्रमुख भूमिका में लेकर आना है? क्या करोड़ों रुपए की जो उगाही होनी थी पेपर बेचने के माध्यम से, उसका एक मोहरा रामकृपाल मीणा को बनाया गया है? या फिर प्रदीप पाराशर और रामकृपाल मीणा की कोई साठगांठ पुरानी रही है? क्या वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने के, क्या उनमें भी करोड़ों अरबों की मलाई ये सब लोग मिलकर बांट चुके हैं और साथ में सत्ता में बैठे, प्रशासन में बैठे बड़े बड़े अधिकारी उस मलाई का कुछ हिस्सा वो भी चाट चुके हैं? अब बात आपके सामने ये करेंगे कि जो सरकार है वो सरकार इस दिशा में क्या कहती है। आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला कहते हैं कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसके अगले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रोफेसर डीपी जारोली को बर्खास्त कर देते हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल जो हैं उन्होंने अलग मोर्चा खोल रखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया इस विषय में पीसीसी के चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को लपेटते हुए कहते हैं, उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग को रिश्तेदार लोक सेवा आयोग में बदल दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा का मामला भी पिछले दिनों खूब चर्चा में आया है। शिक्षा मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से उनके परिवार के, उनके अनेक रिश्तेदार जिस प्रकार से आरएएस की परीक्षाओं में चुने गए, साक्षात्कार में कितने अंक आए, अनेक प्रकार की रिपोर्ट्स भी आई, मीडिया में भी बहुत बवाल हुआ, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर भी यह सारा विषय चलाया। तो सतीश पूनिया हमला कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा पर, और किरोड़ी लाल मीणा इस मुद्दे को लेकर कह रहे हैं लगातार कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भी इस विषय को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। तो इस विषय को लेकर
निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष को जिस तरह से घेर रही है, जिस तरह से लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है, लगातार बात हो रही है आरोपियों की गिरफ्तारी की, और सत्ता की बात करें तो सत्ता भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एसओजी की जांच से हम संतुष्ट हैं, सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा कोई घपला घोटाला नहीं हुआ है, जबकि पेपर बिक चुका है 1.25 करोड़ रुपए में, लाखों युवा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा चुका है, परीक्षा रद्द करने पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया जा रहा, केवल और केवल डीपी जारोली को बर्खास्त किया गया है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी जारोली ने भी मीडिया से बात करते हुए एक सनसनीखेज बयान दिया है। प्रोफेसर डीपी जारोली ने कहा है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ी घटना संभव ही नहीं है। बर्खास्त होने के बाद प्रोफेसर डीपी जारोली ये बात कर रहे हैं। अनेक लोगों का कहना है कि अब जांच के केंद्र में वे स्वयं भी आने वाले हैं। तो क्या जांच के केंद्र में वे स्वयं आने वाले हैं? और जिस प्रकार से अनेक लोग आशंका जता रहे हैं कि आने वाले समय में प्रोफेसर डीपी जारोली की गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो क्या इन परिस्थितियों में कहीं वे सत्ता में बैठे अनेक लोगों को इस षड्यंत्र में किस किस की शह है, उन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कहीं संकेत तो नहीं कर रहे? हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। क्या यह विषय तो प्रोफेसर डीपी जारोली के इस बयान के माध्यम से नहीं आ रहा है? वास्तव में क्या स्थिति होती है? जिस प्रकार से बर्खास्त होने के बाद में ये बयान आया, और इस बयान के आने के बाद में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर भी बहुत बड़ी हलचल मचनी शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक यह कयास लगाने लग गए हैं कि आखिर अब एसओजी का रुख किसकी तरफ होगा। क्या एसओजी सत्ता में बैठे हुए लोगों के गिरेबान तक हाथ डालने में सफल हो पाएगी? क्या एसओजी इतना साहस जुटा पाएगी कि आखिर जो प्रोफेसर डीपी जारोली कह रहे हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती, साथ ही यह भी कह रहे हैं कि शिक्षा संकुल में से यह पेपर लीक हुआ, इसकी जानकारी लोगों को पहले से थी, लोग पहले से कह रहे थे, उनसे पूछना चाहिए। और शिक्षा संकुल में जिन लोगों की ये ड्यूटी लगी हुई थी, उसमें डीपी जारोली ये कह रहे हैं कि उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोऑर्डिनेटर का काम है, जिला समिति का काम है। जिला समिति की हम चर्चा कर चुके हैं, जिस प्रकार से प्रदीप पाराशर, रामकृपाल मीणा, इन लोगों का कनेक्शन किस प्रकार से ये नेक्सस बना हुआ है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में एसओजी का हाथ किस किस के गिरेबान तक पहुंचता है। कौन कौन से ऐसे बड़े नाम जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस की सरकार से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसे कुछ चेहरे आने वाले दिनों में लोगों के सामने आएंगे जिन्होंने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? तो विषय में राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लगातार सत्ता पर वे भी निशाना साध रहे हैं। बीजेपी भी आक्रामक मुद्रा में है, और इस सब के बीच लगातार चर्चा ये भी हो रही है कि क्या राजस्थान की सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ सीखना चाहिए। अब इस सारे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की आखिर बात क्यों होती है? बात इसलिए होती है क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था, उस समय कोई पर्चा लीक प्रकरण की बात वो भी आई थी। उस विषय को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार का कदम उठाया, यदि वो देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजस्थान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि यूपी के जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी टेट का पर्चा लीक हुआ, उसके बाद आपको जानकारी होगी उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के निदेशक और प्रिंटिंग प्रेस जहां वो पेपर छपे थे, उनके निदेशक को तुरंत गिरफ्तार किया गया। और केवल इतना ही नहीं, उनको गिरफ्तार करने के बाद में जो दोषी लोग थे इसमें, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। बहुत बड़ी बात है, एक मैसेज देने की बात है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से आक्रामक फैसले लेते हैं, पेपर लीक प्रकरण में भी उन्होंने इस प्रकार के निर्णय किए, गैंगस्टर एक्ट लगाया, रासुका लगाने की भी बातचीत हुई। राजस्थान में क्या हो रहा है? सरकार आपस में खेल रही है,
शिक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बयान देते हैं और जनता भ्रम में है। क्यों? क्योंकि 1.25 करोड़ रुपए में जो पेपर बेचा गया, जो पेपर, ये तो केवल एक तथ्य सामने आया है, लेकिन जिस तरीके से बेचा गया, जिन लोगों के माध्यम से बेचा गया, जिन लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जो लोग पहले से आरोपी हैं इसी प्रकार के काम में, क्या जानबूझकर उन लोगों को वो पद दिए गए कि लाखों युवाओं का भविष्य चाहे जाए गर्त में, लेकिन सत्ता में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को यदि केवल और केवल पैसे से मतलब है, केवल भ्रष्टाचार की मलाई चाटने से मतलब है, तो फिर वास्तव में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से रामकृपाल मीणा, प्रदीप पाराशर, इनकी जो बातें निकल कर आ रही हैं, वास्तव में सत्ता की पारदर्शिता, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा संकट है। संकट सरकार की संवेदनशीलता पर भी है, संकट सरकार की पारदर्शिता पर भी है, संकट अशोक गहलोत के व्यक्तित्व पर भी है, संकट अशोक गहलोत के कृतित्व पर भी है। लाखों युवा, 25-26 लाख युवाओं ने भाग लिया। सोचिए, उनके परिवार के 4-4, 5-5 लोगों को भी आप जोड़ेंगे, 1 करोड़ से अधिक लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं और सत्ता केवल खेल खेल रही है कि हम एसओजी की जांच से संतुष्ट हैं, हम परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे। और पहले पीठ थपथपाई जा रही थी कि बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ है। आखिर किस प्रकार की बेशर्मी है? तो जनता जवाब मांगती है और जनता यह भी तय करती है कि आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, उनके चेहरों पर जो अनेक नकाब लगे हुए हैं वे जनता के सामने आने चाहिए। इस विषय में आपका क्या कहना है? ये जो रीट का सारा घपला हुआ है, जिस प्रकार से एसओजी की जांच रिपोर्ट में अनेक बातें आई हैं, अनेक बातें आई हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, इन तमाम विषयों पर आपका क्या कहना है? अपने कमेंट से हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और यदि द विवेक व्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक जनता के विचार के साथ, जनता के साथ, जनता के लिए, जनता के हित के लिए हम ऐसे विचार, ऐसे विषय निरंतर उठाते रहेंगे। आप लोगों का स्नेह बना रहे, देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।